हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं जिनका सेम ही नाम है, बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये तीनों ही केसेस सेम मैटर से डील करते हैं। पहला केस आया था 2017 में, दूसरा केस आया था 2019 में और तीसरा केस आया 2020 में। ये केसेस डील करते हैं सीनियरिटी और प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो रिजर्वेशन लगा सकते हैं उनसे। तो ये बताते हैं कि कब हम ऐसे रिजर्वेशन लगा सकते हैं प्रमोशन के केसेस में या सीनियरिटी के केसेस में। तो अब हम जानते हैं कि हमारे प्रमोशन और सीनियरिटी की बात हुई है आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो हमें बताता है कि कब किस तरीके से जब हम सेंटर या फिर स्टेट की जॉब्स ले रहे होते हैं तो उसमें हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन की बात करी गई इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस में 9 जजेस बेंच थी और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बताता है कि एक 50% का कैप है जो भी आपके रिजर्वेशन होंगे, फिर चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों या फिर ओबीसी के, तीनों को मिला के एक 50% की ही कैप होगी। पर ये रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में लगेंगे, प्रमोशन में नहीं। तो इंदिरा साहनी केस ने ये बोला कि प्रमोशन के केसेस में कहीं भी रिजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 2006 का केस है और ये हमें ये बताता है, ये 5 जज बेंच का था और इसने 3 क्राइटेरिया ले डाउन करे कि सिर्फ इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ही प्रमोशन के केसेस में भी आप रिजर्वेशन अलाउ कर सकते हो। तो ये 3 क्राइटेरिया जो उन्होंने बताए वो ये थे कि सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो बैकवर्डनेस है वो है या नहीं है। दूसरा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो बैकवर्डनेस का रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडुकेट है। और तीसरा कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे, कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करोगे, तो जो लोगों का अपॉइंटमेंट होगा वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एफिशिएंसी पे, जो कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी। तो हमारा आर्टिकल 335 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट के बारे में। तो ये यही बताता है कि जब भी अगर आप किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को या फिर शेड्यूल्ड कास्ट को किसी भी सर्विस या पोस्ट पे अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो वो जगह है वो मेंटेन होनी चाहिए उनके अपॉइंटमेंट से। ऐसा ना हो कि उनको अपॉइंट करने से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। तो ये 3 क्राइटेरिया ले डाउन किए गए एम नागराज में। अब एम नागराज के बाद हमारा दूसरा केस आता है जर्नैल सिंह का। तो हमारा जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये भी एक 5 जजेस बेंच का जजमेंट है और ये 2018 का जजमेंट है। तो इस केस में ये डिस्कस किया गया कि एम नागराजा में जो 3 क्राइटेरिया बताए गए थे, जो क्वांटिफाइबल डेटा बताया गया था कि आपको डेटा कलेक्ट करना है किन 3 चीज़ों के ऊपर, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास के ऊपर और ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी के ऊपर। तो जर्नैल सिंह में ये बोला गया कि इन तीनों क्राइटेरिया में जो बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया गलत है। मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि वो जो कास्ट है एससी और एसटी की जिनकी बात हो रही है वो ऑलरेडी बैकवर्डनेस में है। आप दोबारा ये चेक करवा रहे हो कि वो कितने बैकवर्डनेस में है। तो ये कहीं ना कहीं जो उनका एक क्लेम है, एक बैकवर्डनेस का जो उनका हक है, आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हो। एंड देयरफॉर जर्नैल सिंह ने ये बोला कि जो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है उसको हम उसके लिए डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करना हम जो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए स्पेशल हमने चीज़ें दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके खिलाफ जाएगा। सो फाइनली 2 क्राइटेरिया आए जर्नैल सिंह के बाद। पहला ये कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और दूसरा एफिशिएंसी का। तो अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट केस की तरफ। तो पहला केस है हमारा बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1। तो अब इस केस में क्या हुआ कि स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कर्नाटका 2002 एक्ट पास किया था। ये था कर्नाटका डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन टू द पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एक्ट, और ये 2002 में आया था। तो अब इस केस में हमारी 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस यू ललित। तो अब इन दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो 2002 का एक्ट है कर्नाटका का, ये इनवैलिड है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है प्रमोशन में, इसमें उन्होंने एम नागराजा की जो तीनों गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया है। अब कोर्ट ये, क्योंकि ये जजमेंट आया था 2017 में और हमारा जर्नैल सिंह का जजमेंट आया 2018 में, तो इस वजह से बीके पवित्रा जो केस 1 है उसमें कोर्ट ने ये कहा कि एम नागराजा में जो तीनों क्राइटेरिया दिए गए हैं तीनों ही फॉलो होने चाहिए थे। और जो प्रेजेंट इन्होंने यहाँ पर जो 2002 एक्ट है कर्नाटका का, जिससे उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, उसमें तीनों ही क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल में इनके पास क्वांटिफाई
क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए था, पर क्योंकि इनएडिक्वेट क्वांटिफाइबल डेटा है, देयरफॉर जो ये एक्ट लाना की कोशिश कर रहे हैं ये एक्ट गलत है। कोर्ट ने कहा कि एम नागराजा में जो कंडीशंस दी गई हैं ये मैंडेटरी कंडीशन है, और कभी भी हम अगर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के तहत कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमें एम नागराजा की कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। देयरफॉर कोर्ट ने यही कहा कि जो 2002 का एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है एंड दिस इज नॉट अलाउड। अब इस जजमेंट के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक रत्ना प्रभा कमेटी फॉर्म करी, और उन्होंने इस रत्ना प्रभा कमेटी को ये काम दिया कि वो एफिशिएंट और क्वांटिफाइबल मैनर में डेटा कलेक्ट करें। और क्योंकि तब तक हमारा जर्नैल सिंह का जजमेंट आ गया था, तो उन्होंने कहा कि डेटा सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही होना चाहिए, ना कि 3 पॉइंट्स पे, जैसा कि जर्नैल सिंह में बोल दिया गया था। तो अब रत्ना प्रभा कमेटी ने सारा डेटा कलेक्ट किया, और उन डेटा के बेसिस पे दोबारा एक नया एक्ट बनता है, जो कि है कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज promoted on the basis of reservation to the post in the civil services of the state bill 2017, और इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलता है 2018 में, और ये एक एक्ट बन जाता है जिसका नाम हो जाता है द रिजर्वेशन एक्ट 2018। तो अब जो हमारा बीके पवित्रा केस 2 है, वो केस यही है कि जो नया रिजर्वेशन एक्ट आया है 2018 का, उसके खिलाफ चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नया एक्ट भी है ये भी इनवैलिड है। अब इसमें भी जो हमारे पिटिशनर होते हैं वो यही आर्ग्यू करते हैं कि ये लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यही दोनों पॉइंट्स पे आर्गूमेंट होता है, और वो ये कहते हैं कि जो हमारा पुराना वाला जो रिजर्वेशन था 2002 का और जो नया वाला रिजर्वेशन एक्ट है 2018 का, दोनों में पूरी ही सिमिलैरिटी है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो पिटिशनर यही आर्ग्यू करते हैं कि जो नया 2018 का एक्ट आया है ये ऑफ कोर्स वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसकी वैलिडिटी नहीं है। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वॉयलेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों ही डिस्टिंक्ट बॉडीज़ हैं, और यहाँ पर जब पुराना जजमेंट था उसने बोला था कि जो एक्ट है वो सही नहीं है, इसके बावजूद ये फिर से एक नया एक्ट लेकर आ गए हैं, एंड सिमिलर ही उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं और सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पुराना हमारा जजमेंट था उसके खिलाफ है, एंड देयरफॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वॉयलेशन किया गया है। तो अब इस पे भी केस जाता है 2 जज बेंच के सामने, और इसमें हमारे जजेस हैं जस्टिस यू ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 2018 का रिजर्वेशन बिल था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा। कोर्ट ने सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की वॉयलेशन वाला पॉइंट था जो कि पिटिशनर रेस किया, उस पे ये बोला कि यहाँ पर जो हुआ है वो एक क्यूरेटिव लेजिस्लेशन है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने रत्ना प्रभा कमेटी बैठाई थी और उसके बाद उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया उसके हिसाब से नया बिल बनाया है, जो कि अब हमारा 2018 एक्ट हो गया है, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने एम नागराजा, जर्नैल सिंह और बीके पवित्रा जो केस 1 है, तीनों को फॉलो किया है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो क्यूरेटिव लेजिस्लेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल होता है, और इसको हम बिल्कुल भी जुडिशियल पावर के ऊपर एक एनरोचमेंट की तरह नहीं देखते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव लेजिस्लेशन वाली ही चीज़ की है, मतलब उन्होंने जो पुराना था उसको क्योर किया है, और अब जब वो वापस हमारे सामने आया है तो वो पुराना एक्ट नहीं है बल्कि एक नया एक्ट है, एंड देयरफॉर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन नहीं हुआ है। अब जो दूसरा पॉइंट है जो कि ये है कि जर्नैल सिंह के बाद एम नागराजा के जो 2 पॉइंट बचे हैं, पहला ये कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, और दूसरा ये कि एफिशिएंसी है या नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा जो 2018 का एक्ट है वो कितना खरा उतरता है, इस चीज़ को कोर्ट ने डिटरमाइन किया। तो सबसे पहले इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात पे कोर्ट ने देखा कि रत्ना प्रभा कमेटी ने एक सैम्पलिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। उन्होंने सैम्पलिंग के थ्रू ये देखा, ये मेथोडोलॉजी यूज़ करी कि कहाँ पर कितना रिजर्वेशन अलाउड है, कहाँ पर कितने लोग हैं SC ST कैटेगरी के किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। अब यहाँ पर पिटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि इन्होंने जो सैम्पलिंग करी है, जो डेटा किया है, वो उन्होंने सिर्फ कुछ ही जगह पे किया है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में नहीं किया है। बेसिकली जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो सिर्फ 31 डिपार्टमेंट में हुआ था, पर जो ये अप्लाई होगा वो तो सारे डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई होगा। तो पिटिशनर ने बोला कि इन्होंने सब सारे डिपार्टमेंट्स पे ये डेटा कलेक्ट नहीं किया। तो अब इस बात पे कोर्ट ने ये बोला कि जो एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिटरमाइन होती है एक बेंचमार्क से। तो हमारे पास एक बेंचमार्क था और उसके हिसाब से हम ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो 31 डिपार्टमेंट्स का जो डेटा कलेक्ट हुआ है उससे ही हमें पता चल गया है कि जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एक SC ST और बाकी सारे कास्ट का एक जगह पे, वो नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 31 के अलावा हम बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का भी कलेक्ट करते तो हो सकता है कि हम इस बेंचमार्क के बिल्कुल नज़दीक
पहुंचते या क्या पता इसको तब भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो अगर एज लॉन्ग एज हम उस बेंचमार्क के हिसाब से किसी चीज़ का डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ करेक्ट। साथ साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि कुछ एरर्स हैं डेटा कलेक्शन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक वैलिड लॉ को, जिसको एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया है, एक अच्छे खासे डेटा के हिसाब से डिसाइड किया है, उसको हम अनजस्टिफाइड करार कर दें। तो फाइनली कोर्ट ने यही कहा कि जिस भी तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है उससे हमें पता चल रहा है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, एंड देयरफॉर उसके बेसिस पे जो 2018 एक्ट आया है ये सही है। इसके बाद एफिशिएंसी के क्राइटेरिया पे कोर्ट ने ये बोला कि जनरल हम पार्लेंस में ये मानते हैं कि जो भी इंसान मेरिटोरियस है वही, मतलब वो टैलेंटेड है, वो सक्सेसफुल है और वही एफिशिएंट होगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक मेरिटोरियस कैंडिडेट सिर्फ वो नहीं होता है जो टैलेंटेड हो या सक्सेसफुल हो, पर एक ऐसा इंसान होता है जिसके अपॉइंटमेंट से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, जहाँ पर हर एक इंसान का, हर एक कैटेगरी और कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो, जैसे कि एससीज और एसटीज का अपलिफ्टमेंट हो, एक डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हो, वो हमारे लिए वो एफिशिएंसी है। तो कोर्ट ने कहा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट एक ऐसा इंसान होगा जिसके अपॉइंटमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के गोल्स जो हैं वो फुलफिल हो। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी है उसको हम इस तरीके से नहीं डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा किसको करने से हमारा जो वर्क आउटपुट है वो ज़्यादा आ रहा है, पर हम ये देखेंगे कि किसको अपॉइंट करने से हमारा इंक्लूजन ज़्यादा आ रहा है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंक्लूसिविटी ज़्यादा है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो एफिशिएंसी का भी इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया है वो एकदम सही है, क्योंकि अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो एफिशिएंसी होगी और जो इंक्लूसिविटी होगी वो दोनों ही बढ़ेगी। तो फाइनली कोर्ट ने यही बोला कि जो ये रत्ना प्रभा कमेटी बैठाई गई थी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा और उसने जो डेटा प्रेजेंट किया जिसके बेसिस पे हमारा 2018 का जो एक्ट आया रिजर्वेशन का, ये एकदम सही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। ये है बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 3। अब इस केस में भी हमारे सेम जजेस थे, जस्टिसेस यू ललित और डीवाई चंद्रचूड़। तो अब इस केस में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी फॉर डायरेक्शंस। उन्होंने ये कहा कि जो 2019 का जजमेंट आया है उसके खिलाफ ये रिव्यू पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक पिटिशन है एक एप्लीकेशन की तरह, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने 2019 में उसी के रिलेशन में कुछ जो डायरेक्शंस हैं वो ग्रांट करें और डायरेक्ट करें स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से एक्ट करने के लिए। तो जो डायरेक्शंस थी उसमें पहली ये थी कि वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे स्टेट गवर्नमेंट को कि आप क्रीमी लेयर अप्लाई करें एससी और एसटीज के केस में भी। तो जर्नैल सिंह ने ये हमारा क्लियर कर दिया था, जर्नैल सिंह जजमेंट ने, कि एससी और एसटीज के ऊपर भी क्रीमी लेयर लगाई जा सकती है। तो पहले उन्होंने यही मांगा और दूसरा उन्होंने ये मांगा कि रेस्ट्रेन करें स्टेट को ऐसी जगह पे या ऐसे डिपार्टमेंट में ये अप्लाई करने से जहाँ पर ऑलरेडी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हम देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एससी एसटीज का इक्वल है बाकी जनरल कैटेगरी से, तो वहाँ पर इस रिजर्वेशन को प्रमोशन में भी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही होल्ड किया कि ये एक्चुअल में देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन है, बट व्हेन वी गो डीप इनटू दिस हमें रियलाइज होता है कि ये एक्चुअल में सब्सटैंटिवली चैलेंज किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी लेड डाउन है 2019 के जजमेंट में। तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप इंडिपेंडेंट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, पर ये कहीं से भी एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये जो एप्लीकेशन फाइल करे गए हैं ये चैलेंज है स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पिटिशन ही फाइल होनी चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ यही बोला कि ये जो पूरी पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है और उन्होंने कहा कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशन को वो डिसमिस कर रहे हैं, पर हाँ ये लीव कर रहे हैं एप्लीकेंट्स के ऊपर कि वो इंडिपेंडेंट रेमेडीज़ जो हैं उन्हें परस्यू कर सकते हैं। तो अब इन तीनों केसेस से हमें यही समझ में आता है कि अगर कभी भी रिजर्वेशन देना है प्रमोशन के केसेस में तो तब भी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं एज लॉन्ग एज जो दो क्राइटेरिया बताए गए हैं एम नागराजा में जिनको जर्नैल सिंह ने अपहोल्ड किया है वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हों और उसके लिए आपको क्वांटिफाइबल डेटा प्रेजेंट करना होगा और तभी अगर आप जो एक्ट बनाओगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।